एसडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मेरा दिल एक अजीब तरह से घबराहट का शिकार हो रहा था और उस दिन मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। 1 साल का हो गया था। इस बारे में मैंने अपनी ननद को कहा तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी पुरानी बातों को भूल जाओ। तुम उसको सोचती हो तभी तुम्हें घबराहट होती है और वह तुम्हारा बीता हुआ कल था। आज तुम्हारा सब कुछ ठीक है तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ननद की ये बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हो गई थी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा बेटा भी 1 साल का हो गया है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मुझे उनकी बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई। उस दिन मैं अपने पति के साथ बाज़ार गई थी। इतने दिन से बाज़ार जाना चाहती थी, वक्त ही नहीं मिला था। आज इतवार का दिन था, मेरे पति भी घर पर थे। फिर हम लोग नाश्ता करने के बाद बाज़ार गए थे। अभी मैं कुछ ही चीज़ देख रही थी कि मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दिया। मैंने मुड़कर देखा तो अचानक एक भिखारी मेरे पास आया। उससे पहले कि वो भीख मांगता और मुझको दुआएं देना शुरू कर देता, मैंने अपना पर्स खोलकर उसमें से 100 का नोट थमा दिया। उस भिखारी को पैसे देकर मैं जो ही पलटने लगी तो अचानक से उस भिखारी ने मेरा दुपट्टा पकड़ लिया। बोला, दीदी ये पैसे वापस ले लीजिए। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। ये पहला भिखारी होगा जो पैसे वापस लौटा रहा था। मैंने कहा, रख लो, क्या हो गया? मैंने पूछा तो वह अचानक मेरा पल्लू पकड़कर बोला, तुम वही हो ना? ये सुनकर मैं सुन्न हो गई। फिर मेरे पाँव पकड़कर बोला, दीदी मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दीजिए। ये कहकर वह खुद को दोनों हाथों से थप्पड़ मारने लगा। ये देखकर मैं डर कर जल्दी से अपने पति का हाथ खींच कर बोली, विनय घर चलिए। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तुम बाजार आई हो तो अपनी शॉपिंग करके ही घर चलो। लेकिन मैं नहीं मानी। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैं वहाँ नहीं रुक सकती थी, ना ही अब मैं तसल्ली से शॉपिंग कर सकती थी। इसलिए उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गई और बगैर शॉपिंग किए घर वापस आ गई। अगले दिन मैं उस पागल भिखारी के बारे में पूरा दिन सोचती रही। नौकरानी ने आकर बताया कि दीदी आपसे बाहर कोई मिलना चाहता है। मुझसे? कौन है? चलो मैं देखती हूँ। मैंने दुपट्टा ओढ़ कर जो ही बाहर निकली तो ये देखकर कांप सी गई थी। वही भिखारी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उस वक्त गेट बंद किया और मैंने जल्दी भाग गई। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी, ये सोचकर परेशान हो गई थी। अंदर आकर मैंने सुकून का सांस लिया और सोचने लगी, ये भिखारी मेरे घर तक कैसे पहुंचा और ये क्यों मेरा पीछा कर रहा है। बहुत सोचा मगर कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आया। शाम को विनय घर आया तो मैंने उससे उस भिखारी के बारे में कोई बात नहीं की। वे थके हुए आए थे, खामखा परेशान हो जाएंगे। मगर अब रोज़ मेरे घर के बाहर चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी दरवाज़ा खटखटाता था और कहता था, भिखारी की बात सुन लो। मगर मैं गेट नहीं खोलती थी। उसकी बात सुनना तो दूर की बात थी, मैं बहुत डर में रहने लगी थी। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। अचानक से आधी आधी रात को आंखें खुल जाती थी। डर से सोने की कोशिश में ही सारी रात बीत जाती। पूरी नींद ना होने की वजह से तबीयत खराब रहने लगी थी। इसी तरह कई दिन बीत गए थे। मैं सोचती रही कि ये भिखारी आखिर क्या बात करना चाहता है। मैं तो उसको जानती तक नहीं। उस दिन पहली बार बाजार में ही देखा था उसको। एक दिन मैं तंग आकर खुद पति को ही बता दिया, विनय आपको वह भिखारी याद है ना? मेरे पति ने कहा, कौन सा भिखारी? विनय चाय पीते हुए बोले। मैंने कहा, वही जो उस दिन बाजार में मिला था, अजीब पागल सा। पति ने कहा, अच्छा वही पागल जिसको तुम देख कर डर के मारे शॉपिंग नहीं की थी और वापस घर आ गई थी? उन्होंने याद करते हुए हंसते हुए कहा था, अभी तुम उसी डर में जी रही हो। अब तो उस बात को काफ़ी दिन हो गए हैं। उस किस्से को बीते हुए अभी कितने दिन हो गए? उस भिखारी के पीछे इतनी डरी हुई हो तुम? मैंने उन्हें बताया कि वह भिखारी रोज़ हमारे घर के चक्कर लगाता है और कई बार कहा कि मुझसे कोई बात करना चाहता है। मेरे पति बहुत हैरान हुए। अजीब बात है भाई, उस भिखारी को भला तुमसे क्या बात करनी है? वह बोले, यही तो मैं सोच रही हूँ कि उसको मुझसे क्या काम होगा। आखिर फिर एक दिन मैंने उनकी मौजूदगी में ही उस भिखारी को अंदर बुलाया और फिर जो वह अंदर दाखिल हुआ तो अचानक मेरी नज़र भिखारी के कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसमें वह चीज़ बंधी हुई थी, जिसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी। अब सुनिए पूरी कहानी। मैं बहुत सीधी सादी आम सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौज में रहती, कॉलेज से सीधा घर आ जाती और घर से सीधा कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती। रात के खाने के वक्त उठकर मम्मी का हाथ पटाया करती थी। हम दो बहनें थी। मैं छोटी थी। मेरी बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी। 1-2 साल में शादी होनी थी।
मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर मम्मी पापा को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इसी तरह मेरे दिन बीत रहे थे। एक दिन मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज से घर वापस आ रही थी। एक लड़का खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी उसे देखा और नज़रअंदाज करके वहाँ से चली आई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने देखा, देखने में ठीक ठाक था, मेरी तरफ ही देखकर मुस्कुराया था। फिर वह लड़का रोज़ वहाँ खड़ा नजर आता। मुझे भी उसकी आदत हो गई थी। कहता तो कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ होती थी। एक दिन मेरी क्लास में स्पीच चल रहा था और मैं उस स्पीच को छोड़कर जल्दी से निकल आई थी। मुझे बुखार महसूस हो रहा था। घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं पैदल ही आ जाती थी, और वह लड़का कॉलेज से थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मुझे नज़र आया, मैं चलती गई। उसने मुझे अकेले आता देखकर मुझे रोका। सुनो, उसने कहा तो मैं रुक गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है, कौन हो तुम और रोज़ क्यों मेरे रास्ते में खड़े होते हो? मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए। मैं उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, संध्या। उसका ये शब्द सुनकर मैं हैरानी में पड़ गई। ये तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम मोहब्बत से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं कि कहीं कोई देख ना ले। चलने लगी और वो मुझे बुलाता ही रह गया। लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई खाई और सो गई। रात को तबीयत कुछ अच्छी हुई तो मैं उस लड़के के बारे में सोचने लगी। उसने अपना नाम रिंकू बताया था। उसको सोचते हुए मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पहली बार था कि कोई लड़का मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज़ ही वह रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से राधे राधे भी करता। मैं शर्मा जाती। कुछ दिन बाद वह मुझे चिट्ठी देने लगा और मैं घर जाकर उसका चिट्ठी पढ़ती और फिर छुपा कर रख देती। फिर मैं भी उस चिट्ठी का जवाब चिट्ठी में लिख कर देने लगी थी। मुझे भी अच्छा लगने लगा था। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। पहली मोहब्बत का एहसास मुझे पूरा दिन परेशान किए रखता था। हम रास्ते में रोज़ एक दूसरे को देखते थे और बातचीत चिट्ठी से हो जाती थी। फिर एक दिन उसने चिट्ठी में लिखा कि हम कब तक आखिर चिट्ठी ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने उसको जवाब में लिखा, मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये हो नहीं सकता, हम पकड़े जाएंगे। उसने चिट्ठी में लिखा कि तुम कॉलेज आना, वहाँ से मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें छुट्टी के टाइम कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वह कॉलेज के पास में अपनी बाइक लेकर खड़ा था। मैंने इधर उधर देखा और उसकी बाइक पर बैठ गई। वह मुझे एक पार्क में ले गया। वहाँ मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाए और कहा मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसकी मोहब्बतों को देखकर मुझे खुद पर गर्व होने लगा था। मैंने तो कभी सपने में ये नहीं सोचा था कोई लड़का मेरी ज़िंदगी में आएगा और इतना मोहब्बत करेगा मुझसे। मैं बहुत खुश थी। उस दिन घर जाकर बार बार मुस्कुराती, उससे बात किए बिना रह नहीं पाती। बस वही मुझे हर जगह नज़र आता था। घर में किसी को उसके बारे में नहीं बताया था। फिर अक्सर हम दोनों मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में, और फिर एक दिन मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट में ले आया। मैं घबरा गई। बोली, रिंकू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वह बोला, तुम अंदर चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। वह छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ मुझे लाया था। मोहब्बत और लगाव भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मैं जल्द घर वालों को तुम्हारे घर भेज दूंगा। और फिर मैं भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना आपा गंवा चुकी थी और अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। घर आकर मैं बहुत रोई और बहुत पछताई। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने किसी के बारे में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अगले दिन रिंकू ने फिर से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवाकर सब कुछ भुलवा दिया। कुछ दिनों से अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। पूरे बदन में दर्द रहने लगा था। मेरा जिस्म बेजान सा होने लगा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आ गया तो मेरी दोस्त ने मुझे पास के एक क्लिनिक में ज़बरदस्ती लेकर गई, जहाँ मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे मेरे हस्बैंड का नाम पूछा, जिसे सुनकर मैं चौंक गई और मैंने अपने सहेली की तरफ देखने लगी। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहब,
ये तो कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है। उस डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा, फिर ये बच्चा किसका है? बच्चा मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरकने लगी। ये सुनकर मेरा सर घूम कर रह गया था। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली रूपा मुझे क्लिनिक के बाहर ले आई और बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसने मेरी हालत देखकर मुझसे और कुछ नहीं पूछा और तसल्ली देते हुए बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है, मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूं। उसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर गिरकर मैं बहुत रोई। ये क्या हो गया मुझसे? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं किसी को अपना मुंह दिखाऊं? दुनिया को, अपने घर वालों से क्या कहूंगी? इस वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से खराब थी। उफ, मेरा सर फटा जा रहा था। सोच सोच कर आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैं रिंकू से फिर मिली और उसको सारी बात बताई। वह बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं जल्दी अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर में बात करो, वे नहीं मानेंगे तो हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। वह फिर मुझे सपने दिखाने लगा। उस दिन मैंने कॉलेज में रूपा को सब कुछ बता दिया था। मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा उसी का है। अब बताओ मैं क्या करूँ? वह कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस तुम उस लड़के को कहो कि जल्दी से जल्द तुम्हें ब्याह कर ले जाए, वरना बहुत बुरा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कुछ महीने और बीत गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे बताया कि उसने अपने घर वालों को भेजने को कहा है। आज मैं घर में जाकर बताऊंगी मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। वह लोग मेरे लिए रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। मम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो गई कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी? ये परवरिश की है मैंने तुम लोगों की। खबरदार जो कोई वहाँ से आया तो मैं मना कर दूंगी। नहीं, अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। वक्त आएगा तो हम देखभाल कर अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर से बोलने के लिए मैंने अपना मुंह खोला ही था कि मम्मी बोली, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती? मैंने दूसरे ही दिन रिंकू को बताया तो वह सोचते हुए बोला, अब भागने के सिवा कोई चारा नहीं। तुम प्रेग्नेंट ना होती तो इंतज़ार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही एक रास्ता है। इस समस्या का तुम ऐसा करो, आज रात अपना ज़रूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उसकी बात मानती नहीं तो क्या करती? बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। उस रात मैंने अपना ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतज़ार करने लगी। जब सब सो गए तो मैंने हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल आई। बाहर निकली, नुक्कड़ पर रिंकू बाइक लेकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर उसके साथ निकल आई, जहाँ बहुत दूर पर एक बाइक उसने एक बंगले के पास रोका और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा, ये किसका घर है? वह बोला, उसके दोस्त का घर है, आज रात यहीं रुकेंगे। मैं झिझकती हुई अंदर दाखिल हुई। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ थीं और मर्द भी थे। वहाँ से होते हुए ड्राइंग रूम जैसे कमरे में मुझे ले आया। वहाँ एक बड़ी चंट सी औरत बैठी हुई थी। वह पान चबा रही थी। ले आए लड़की रिंकू? औरत रिंकू से बोली। देख लो रिंकू। वह कमीनेपन से मुझे देखते हुए बोला, अच्छी है बहुत, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी उस औरत को देखती तो कभी रिंकू को देख रही थी जो उस औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, रिंकू ये सब क्या है? और तुम उस औरत से ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हो? रिंकू पैसे लेकर बिना बात किए चलता बना। मैं उसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली, वह तुम्हें बेचने आया था। मेरा रंग बिल्कुल फीका हो गया। मैंने ना में गर्दन हिला दिया। वह बोली, तुम्हारा सौदा करके चला गया है, अब तुम मेरे कोठे की रौनक हो, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगी तुम। उसने मेरे सर पर धमाका किया। मैं चिल्लाने लगी, नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। उन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी बुरी हालत हो गई थी। रिंकू ने मुझे बहला फुसला कर धोखा दिया और यहाँ कोठे पर बेच गया था। वह औरत बता रही थी, वह पहले भी 2 लड़कियाँ उसको बेच चुका था। मेरे साथ धोखा हो चुका था, मैं अपना इज्जत भी गंवा चुकी थी और अब ये कोठे की बदनामी इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा, भगवान के वास्ते दिए मुझे जाने दो, मगर उन लोगों को ऐसी चीख पुकार की आदत थी। मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। थक हार कर मैं चुप हो गई थी। उस औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम नासिर था, मेरे लिए खाना पीना लेकर आता और रोज़ समझाता कि जिद ना करो, बात मान लो। और वहाँ की ताराबाई
मुझे बहुत मारती थी। आज वह खाना लाया, मैंने चुपचाप खा लिया। मैंने उससे कहा, मुझे बाहर जाने दो, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा करूँगी। ये सुनकर बहुत खुश हुआ था और मुझे खाना खाने के बाद बाहर ले आया। तारा भाई भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की जिसका नाम लैला था उसे बुलाकर कहा कि लैला, संध्या को सब कुछ सिखा दो, उसका हुलिया ठीक करो और खाने पीने का ख्याल रखो, ये प्रेग्नेंट है। लैला बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। वह भी इसी तरह हालत की शिकार हुई थी और यहाँ तक पहुँच गई थी। मेरी तरह मैंने अपना सारा किस्सा उसे सुनाया था। उसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। मैंने उससे कहा, क्या ये मुमकिन है? मेरी आंखों में चमक आ गई। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी तरह इस कोठे में बाजार की दावत बनने नहीं देगी, मौका देखकर मुझे यहाँ से निकाल देगी। उसकी बातें सुनकर कुछ तसल्ली हुई, मगर नासिर के होते हुए ये कैसे मुमकिन था? वह लड़कियों पर कड़ी नज़र रखता था, लेकिन एक दिन वह एक नई लड़की आई थी और नासिर का सारा ध्यान उसी के तरफ था। लैला ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली थी और नासिर के कमरे में जाकर उसके पानी में नशे की दवाई मिला दी थी। देख संध्या, आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है, लैला बोली। लेकिन मैं जाऊँगी कहाँ? मैं घबरा कर बोली। तो लैला ने कहा कि देख, ये दुनिया बहुत बड़ी है संध्या, बस हिम्मत करनी होगी, तुम्हें कहीं भी सहारा मिल जाएगा। इस जगह से तो अच्छी जगह मिल ही जाएगी तुम्हें, लैला बोली। मैंने सर हिलाकर उसकी बात पर ध्यान दिया। ये वो जगह थी जहाँ पर रात में दिन होता था और सुबह हर कोई थक हार कर कुछ घंटे के लिए सो जाया करता था। यहाँ रात को निकलना नामुमकिन था, इसलिए लैला ने सुबह सवेरे मुझे निकालने का प्लान बना लिया। जब सुबह सब सो रहे थे, मैंने अपना सामान उठाया और दबे पैरों से लैला के साथ गेट तक आ गई। इधर उधर देखते हुए लैला ने ताला खोला और मुझे गले लगाकर वहाँ से बाहर निकलने को कहा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी लैला, भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। ये कहकर मैं वहाँ से निकल गई। लैला ने फिर ताला लगा लिया। लैला ने कुछ पैसे भी दिए थे, ये कहकर कि तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती। रिक्शे पे बैठकर उससे पता बताकर उस डॉक्टरनी के पास पहुंच गई थी। डॉक्टरनी साहिब भी पहुंच गई थी। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया था। मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चा नुकसान करवाने आई हूँ। वह मेरा सारा किस्सा सुनकर बोली, ये तो बहुत बड़ा पाप का काम है, मैं नहीं करूँगी। वह डॉक्टर मुझे अपने घर ले गई। वे बहुत अच्छी औरत थी, मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी शादी अपने छोटे भाई विनय से करवा दी, सब कुछ जानते हुए भी, और कहा कि विनय से अपने बीते हुए कल के बारे में कोई बात न करना, मैं सब कुछ देख लूँगी। मैं बहुत खुश थी। विनय को कुछ नहीं बताया, ये तक नहीं बताया ये बच्चा उसका नहीं है। बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ। उसके मुताबिक वह बहुत अच्छा इंसान था, मुझे बहुत प्यार करता था। बेटा 1 साल का हो चुका था। जब उस दिन मैंने सोचा उस भिखारी को विनय के सामने बुला लूँ। क्या बात करना चाहता था आखिर मुझसे? मैंने मेन गेट खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहा। वह अंदर आया तो मेरी नज़र उसके कपड़ों में छुपे हुए हाथ पर पड़ी, जिसमें वही घुंघरू की पट्टी बंधी हुई थी जो नासिर के हाथ में बंधी होती थी। मेरा दिल बंद सा होने लगा, ये जानकर कि ये कमीना नासिर। मेरे पति विनय ने उससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए। मुझे पसीने आ रहे थे। वह मेरे बारे में विनय को बताने वाला था। विनय ने कहा, कैसी मदद? विनय ने उस भिखारी से पूछा। तो मैंने अपने माथे पर आया पसीना पोंछती जा रही थी। वह बोला, बहुत गरीब हूँ साहब, मुझे किसी काम पर रख लो। विनय ने कुछ पैसे देकर उसे चलता किया, ये कहकर कि काम हुआ तो रख लूँगा। अगले दिन विनय के जाते ही मैंने उसे गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते थे तुम? उसने कहा कि वह कोठा छोड़ चुका है, उसे पैसे चाहिए। मैंने उसे पैसे दिए और हर बार वह फिर आ जाता पैसे मांगने। मैं उसे पैसे बहुत बार दे चुकी थी, ना देती तो वह विनय को सब कुछ बता देता, उसे कैसे छुटकारा पाती। मेरे दिमाग में उसको मार डालने के अलावा कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगी, ये सोच लिया और उसको पैसे नहीं दिए। वह धमकियाँ देता रहा, लेकिन अब मैं उसके डर से निकल आई थी कि कब तक उससे डर कर मैं जीती रहूँगी। अगले दिन वो फिर आ गया, मुझे बताया कि वह विनय को सब कुछ बता चुका हूँ। तुम क्या हो? ये सुनकर मुझ पर कँपकँपी सवार हो गई। मैं अपना बदला ले चुका हूँ, अब क्या करोगी तुम? ये कहकर हंसने लगा। उसी वक्त पुलिस लेकर विनय वहाँ पहुँच गए और पुलिस नासिर को गिरफ्तार करके ले गई। विनय मेरे साथ थे और मैं उनके सामने सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देख रहे थे। बोले, संध्या, मैं ये सब पहले दिन से जानता था। ये सुनकर मैंने अपना सर उठाया तो वो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था और मुझे तुम अच्छी लगी
तुम एक अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ तो कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें उसकी सज़ा क्यों देता। तुम उस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था, तुम भी अच्छी ज़िंदगी जियो। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरी अच्छी पत्नी साबित हुई हो, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बस इतना याद रखना कि तुम हमेशा मेरा साथ देना। मैं उनकी ऐसी मोहब्बत देखकर उन पर फिदा हो गई थी। उनका एहसान, उनकी मोहब्बत, ये सब मेरे लिए भगवान की कृपा थी। मुझे याद नहीं आ रहा था, जितना धन्यवाद करती उतना ही कम था। मैंने सुकून भरी सांस लेकर विनय की तरफ देखकर सोचा, अच्छे और बलवान लोग आज भी मौजूद हैं इस दुनिया में। जैसे मेरे पति की बहन और मेरा पति खुद, ऐसे बलवान लोग हर किसी को नहीं मिलते। मगर मेरी तो खुश नसीबी थी, मैं ज़माने भर की ठोकरें खाने से बच गई। मगर मैं उन सारी लड़कियों से कहना चाहूँगी, जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके माँ बाप का सर शर्म से झुका दे और आप खुद भी सारी उम्र पछताने के लिए रह जाएं। उसके बाद मैं अपने माँ बाप से तो कभी नहीं मिली, ना जानी वे किस हाल में होंगे और मेरे लिए क्या कुछ सोच रहे होंगे। मैं तो अपने माँ बाप के लिए सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान उनको सब्र दे कि उनको मुझ जैसी घटिया बेटी मिली थी। इस कहानी में मेरे साथ जो हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ ताकि आजकल के सभी लड़कियों को पता हो कि उन्हें क्या करना चाहिए और मेरी जैसी गलती वे लोग कभी ना दोहराएं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।